हाय फ्रेंड, मैं सजाब सर वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने थर्मोडायनामिक्स के बारे में स्टार्ट किया था। थर्मोडायनामिक्स का इनिशियल टर्म के बारे में बताया था, फंडामेंटल टर्म के बारे में बताया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। मैंने थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या बताया था एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने थर्मोडायनामिक के बेसिक एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक एलिमेंट जैसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक फंक्शन, इन सब की बात की थी। जैसे थर्मोडायनामिक सिस्टम में मैंने बताया था 3 टाइप के सिस्टम, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। जैसा कि आपने देखा था पिछली क्लास में ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। और लास्ट में जाते जाते आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने कहा था कि जब हम पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे, जब पूरा सिलेबस एंड कर देंगे, तब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो बताता है जो जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ नहीं बताता। याद होगा मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे और कुछ क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताया था और न्यूमेरिकल भी बताए थे आपको। आज मैं उसी के आगे शुरू करूँगा। जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने देखा था कि जितना हीट हम देते हैं सिस्टम को, वो हीट, कुछ हीट उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और कुछ हीट उसके वर्क डन में चेंज होता है। मैंने आपको एक बात और बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ लिमिटेशन हैं जो कि पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसको जानने से पहले मैं एक ऐसा टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ जिससे लगभग सभी बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो टॉपिक बस एक लाइन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो क्लियर हो गया तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसके कि समझ में नहीं आता क्या करना है। और उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक फंक्शन। लिख देता हूँ मैं, थर्मोडायनामिक फंक्शन या स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनामिक फंक्शन। और इसी को दूसरे टर्म में कह सकते हैं स्टेट फंक्शन। याद रखिएगा, स्टेट फंक्शन। सबसे पहले दिमाग में एक बात आएगी, व्हाट इज स्टेट फंक्शन। तो पहले बात समझो, आपको नाम में भी दिख रहा होगा कि नाम में आपको साफ साफ स्टेट की बात कर रहा है। मतलब वो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जो उसके स्टेट पर डिपेंड करता है, जो कि स्टेट डिपेंडेंट है, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है। दे आर द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द फंक्शन। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया वो क्वांटिटी जो स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन के स्टेट पर डिपेंड करता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। मैं पहले ही आपको समझा चुका था कि जो केवल और केवल स्टेट पर डिपेंड करता है वो कहलाता है स्टेट फंक्शन। अब आप कहोगे कौन सी क्वांटिटी पाथ पर डिपेंड करती है और कौन सी क्वांटिटी स्टेट पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या है। मतलब ये समझो कि अगर कोई बॉडी पाथ डिपेंडेंट होगा तो अगर वो ए से बी पॉइंट पर जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, फर्स्ट ये क्वांटिटी है और दूसरा क्वांटिटी ये है, और दूसरा क्वांटिटी इस पाथ पर चल रहा है, तीसरा क्वांटिटी इस पाथ पर चल रहा है। अब समझो सबका पाथ अलग है, तो वो क्वांटिटी भी हर पाथ पर अलग होगा। अगर ए से बी जा रहा है तो एक बात समझो, अगर मान लो वर्क की बात करें तो याद रखना W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3। क्यों? क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। हीट का भी वही केस है।
हीट भी Q1 नॉट इक्वल टू Q2 नॉट इक्वल टू Q3, ये दोनों जो है वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। मतलब ऑप्शन में देगा कि बताओ कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन है, और उसमें ऑप्शन हीट और वर्क दिख जाए तो समझ लेना कि वो नहीं है। और क्वेश्चन इसी टाइप से देता। अभी मैं क्वेश्चन देके दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी समझो कि पाथ फंक्शन कौन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन याद रखिएगा, पाथ फंक्शन में यहाँ पर हीट और वर्क याद रखिएगा, हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट होता है। और स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। वो तो कई क्वांटिटी है जो स्टेट फंक्शन है, और अगर देखा जाए तो और भी क्वांटिटी पाथ फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी दो ही इंपॉर्टेंट है इसलिए दो ही की बात किया मैंने। स्टेट फंक्शन में कई क्वांटिटी हो सकते हैं, जैसे कि आपको लिख देता हूँ, पहला इंटरनल एनर्जी, दूसरा एनर्जी, तीसरा टेम्परेचर, चौथा एंट्रोपी, पांचवा प्रेशर, और सिक्स्थ है वॉल्यूम, और सेवेंथ एल्टीट्यूड। ये याद रखिएगा, ये सभी क्वांटिटी जो है वो स्टेट फंक्शन है, और ऑप्शन में यही देते हैं। अब आप कहोगे सर एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी तो कई होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनर्जी में पहला है गिब्स फ्री एनर्जी, और दूसरा है एंथैल्पी, और नेक्स्ट हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और नेक्स्ट है एनर्जी। याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया कि पाथ फंक्शन कौन होते हैं और स्टेट फंक्शन कौन होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है कि स्टेट फंक्शन वो क्वांटिटी होती है जो केवल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। और स्टेट फंक्शन में आपने देखा कि कौन कौन सी क्वांटिटी है, पहला इंटरनल एनर्जी और दूसरा एनर्जी। एनर्जी में कौन कौन, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एनर्जी। और नेक्स्ट है टेम्परेचर, फोर्थ है एंट्रोपी, पांचवा है प्रेशर, सिक्स्थ वॉल्यूम और सेवन एल्टीट्यूड। इस तरीके से ये क्वांटिटी इस तरीके से पाथ पर डिपेंड नहीं करती। आप देखो वो क्वांटिटी जो पाथ पर डिपेंड करती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, पाथ पर डिपेंड ये क्वांटिटी नहीं करती। मतलब अगर हम ए से बी पर ले जाएं तो याद रखिएगा कि ए से बी पर किसी भी पाथ से ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, चाहे वो एनर्जी हो या टेम्परेचर सेम रहेगा। तो याद रखिएगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने बता तो दिया लेकिन क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन मैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक फंक्शन। अब ये क्वेश्चन था कि कौन सा थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था उसमें से जो क्वांटिटी नहीं मिलेगा वो आपको वर्क दिख रहा है। ध्यान से देखिए, वर्क साफ साफ दिख रहा है। वर्क किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर, और वो क्वांटिटी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता वो थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है। तो आपको पता है कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा वर्क डन। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है ये बात आपको समझना है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। वही बात हो गई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो याद रखिएगा कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो आपको याद होगा जो मैंने डाटा आपको दिया था उसमें वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, ये तीनों तो स्टेट फंक्शन थे।
लेकिन वर्क जो था वो पाथ डिपेंडेंट था, इसलिए आंसर हो जाएगा ये वर्क आंसर होगा। वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना यहाँ पर इसलिए मैंने बताया कि ये हमेशा कंफ्यूज करता है, या ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमें, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारे बुक में ऐसे कंसेप्ट नहीं है। कई बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो आप पढ़ते हो आपके पास जो बुक है उसमें ऐसे कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस पर मिल जाता है। अब मैं अगले कंसेप्ट पर आता हूँ। अगला कंसेप्ट है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझो प्रोसेस क्या होता है। तो याद रखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूँगा वो पहला प्रोसेस जो होगा वो होगा पहला आइसोकोरिक प्रोसेस। अब एक बात समझिएगा, हम लोग यहाँ पर जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे वो एक ही स्टाइल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि अगर एक ही तरीके से हम पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है, एक ही चीज़ बार बार पढ़ने से आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कुछ इसमें कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, तो मैं पहले आपको बता दूं इसको। आइसो का मतलब सेम, कोरिक का मतलब वॉल्यूम। याद रखिएगा कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। मतलब क्या सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम सेम होगा। सेम वॉल्यूम मतलब यहाँ लिख दिया कि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। यहाँ लिख दिया मैंने वॉल्यूम सेम, मतलब बाकी जो क्वांटिटी होंगी वो अलग अलग होगी। जैसे मान लो एक सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए से बी पर, तो याद रखिए क्या क्या सेम होगा वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि प्रेशर जो होगा वो P1, वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, इसलिए V लिख दिया, और T1। और यहाँ पर अगर देखा जाए B पर तो प्रेशर P2 और वॉल्यूम तो सेम है और T2। तो याद रखिए कि इस तरीके से अगर हम A से B जाते हैं तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केवल वॉल्यूम सेम होगा। तो याद रखना है आपको वॉल्यूम सेम। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस में सिंपल द प्रोसेस एट विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज सेम इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले मैंने आपको आइसोकोरिक प्रोसेस का डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन याद रखिएगा कि इसमें वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है इस प्रोसेस में, इसलिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन, मतलब जितने भी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे। और उसके बाद से ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा वॉल्यूम सेम के बाद दूसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ स्टेट। याद रखिएगा ये तो ए पॉइंट हो गया। अब आप कहोगे सर ए पॉइंट क्या है, तो ए पॉइंट है वॉल्यूम सेम, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन लिख दिया मैंने कि आपको पता रहे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम सेम, जो कि हमने आपको स्टेट बना के दिखा दिया कि कैसे हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्टेट, लिख दिया मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया। अब इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है ये बात आपको समझना है। तो याद रखिए वॉल्यूम सेम है, क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो इसमें जो इक्वेशन बनता है वो कहलाता है गेलुसेक लॉ। याद रखिएगा मैं लिख दिया गेलुसेक लॉ। और गेलुसेक लॉ क्या कहता है, याद रखिएगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन pressure is directly proportional to temperature।
ये आपका आपने देखा आइसोकोरिक प्रोसेस का में इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट में इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ लिख दिया प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हम इसको कह सकते हैं कि P1/T1 बराबर P2/T2। यही हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ स्टेट। ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर डायग्राम। याद रखिएगा C पॉइंट होगा इंडिकेटर डायग्राम। याद रखिएगा हम लोग इसी स्टेप में सभी सिस्टम को पढ़ेंगे, सभी सिस्टम को इसी स्टेट में पढ़ेंगे। पहला डिफिनीशन, दूसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट और तीसरा इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम हम कैसे बनाते हैं याद करो, मैंने कहा था ग्राफ बिटवीन P एंड V। ग्राफ बिटवीन जो P एंड V होगा वो हमारा इंडिकेटर डायग्राम होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ P और V के बीच डायग्राम कैसे बनेगा, तो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये P है, याद रखिए P यहाँ है, V यहाँ है, तो P और V के बीच जो डायग्राम होगा आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक का मतलब क्या, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। और याद रखो अगर दो एक्सिस है X और Y, अगर दो एक्सिस x और y है और ये कह दे कि y जो है वो सेम है हर पॉइंट पर, हर x पर, मान लो x की वैल्यू बढ़ाते जाए लेकिन y की वैल्यू सेम रहे, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, y जिसके जो सेम होता है याद रखिएगा उसके परपेंडिकुलर लाइन बनता है। देखो y एक्सिस के परपेंडिकुलर बना कि नहीं, क्यों, क्योंकि y क्या था, सेम था। अब यहाँ मैंने बताया कि इंडिकेटर डायग्राम P और V के बीच डायग्राम है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है जो डायग्राम बनेगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर, मतलब ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो ये PV ग्राफ हो गया आपका। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसका दूसरा नाम कई बुक में आपको मिलेगा आइसोमेट्रिक प्रोसेस। लिख दिया मैंने यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आइसोमेट्रिक नाम दे दे तो समझिएगा कि वो भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है, वो भी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में इंडिकेटर डायग्राम आपने देखा। अब देखिए इसमें, इस डायग्राम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस डायग्राम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये चीज़ आपको खुद से समझना होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान रखिएगा कि मान लो इसी ग्राफ में ऐसे सिग्नल दे दिया, ऐसे सिग्नल ग्राफ बना के ऐसे दे दिया, इसका मतलब क्या क्या होता है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। और दूसरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि इसी तरीके से ग्राफ दे दे, P और V के बीच ग्राफ दे दे, लेकिन और जो उसका सिग्नल दे दे इस टाइप से दे दे। इन दोनों का मतलब क्या है ये समझिएगा। इसका मतलब है, ध्यान से देखो क्या बढ़ रहा है, प्रेशर की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ लिख दिया प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करता है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर इंक्रीज, मान लो एक कंटेनर है उसमें प्रेशर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ाने से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपने देखा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको याद होगा मैंने आपको सॉरी आपको मैंने बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। देखो इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन दे के पूछ सकता है। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और याद रखो इसमें आगे चल के आप पढ़ोगे तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क जीरो होगा, वर्क जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा। तो याद रखिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव तो आप कह सकते हो हीट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हीट चेंज भी पॉजिटिव होगा। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन दे सकता है, तो आप समझ सकते हो। तो वैसे ही दूसरे में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए दूसरे में ध्यान से देखिए, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो लिख दिया मैंने प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज, टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव। और
जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो हीट चेंज नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने आपको इसके लिए बता दिया और ये वाला इसके लिए है, तो हमने आपको कंसेप्ट समझाया। तो याद होगा आप लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। देखो इंडिकेटर डायग्राम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। याद रखिए हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। डी पॉइंट है स्पेसिफिक हीट, लिख दिया मैंने स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, अब यहां पर ध्यान से देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो यहां याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग CV से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। CV का फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। CV इक्वल टू होता है, याद रखिए CV इक्वल टू F/2 इंटू R। अब आप कहोगे ये सब हैं क्या, तो देखो F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लिख दिया मैंने वेयर F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग होती है। जैसे मोनो एटॉमिक गैस है उसके लिए 3, डायटॉमिक के लिए डायटॉमिक गैस के लिए 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 या 7 होती है। तो याद रखिएगा लिनियर और नॉन लिनियर पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया। तो याद रखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम CV की वैल्यू जो होती है वो F/2 R होता है। तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखिए E पॉइंट जो है वो है वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। लिख दिया मैंने वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नहीं बताया। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है वो याद कर लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा अभी के लिए यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना अपने को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। तो CV हमने बताया स्पेसिफिक हीट जो होता है वो CV होता है। CV इक्वल टू F/2 R होता है। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है, याद रखिए अब मैं बात करता हूँ वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस की। जो वर्क डन होता है हमने आपको बताया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम जो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको पता है वर्क डन इक्वल टू PV फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कह सकते हो V फाइनल बराबर V इनिशियल। अब ये दोनों यहाँ रखोगे तो आपको पता है ये 0 आएगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये मैंने बताया आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू होती है 0। अब नेक्स्ट पॉइंट है E के बाद F का बात करता हूं मैं। F जो पॉइंट होगा ध्यान रखिए हर सभी में हम लोग यही देखेंगे, इसी ऑर्डर में देखेंगे। F जो पॉइंट है वो फ्लॉट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो डेल्टा W होता है, डेल्टा W वो 0 होता है, तो आप कह सकते हो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U। ये हमारा फार्मूला आ गया फ्लॉट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए अभी मैंने आपको बताया था एक बात, यहाँ पर ध्यान से देखो
यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होता है तो हीट भी पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमारा, आपको अभी थोड़ी देर पहले फ्लॉट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि जब फ्लॉट डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो याद रखिएगा कहाँ बताया था, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने फ्लॉट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस बताया, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है। अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ देखो, अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, अब कहोगे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कहाँ से आया था, तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो मैं आपको पहले ही पिछली क्लास में बताया था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होता है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव है तो हीट भी पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने किस ऑर्डर में देखे। सबसे पहले हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस का डेफिनेशन देखा, डिफिनीशन के बाद, आइसोकोरिक प्रोसेस के डिफिनीशन के बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात किया हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा। इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद नेक्स्ट है इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम के बाद स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के बाद आपने देखा वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर उसके बाद एफ पॉइंट देखा हमने फ्लॉट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, फ्लॉट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी ऑर्डर में हम लोग सभी प्रोसेस को देखेंगे। तो अब हम आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस से। आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग डेफिनीशन बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले डेफिनीशन की बात करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में साफ साफ नाम से पता चल रहा है। अब आप कहोगे सर आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, तो याद रखिए यहाँ पर जो पॉइंट है आइसोबारिक, तो आइसो का मतलब सेम, बारिक का मतलब प्रेशर, मतलब क्या सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। मतलब क्या सेम होगा, सेम प्रेशर। याद रखिएगा क्या सेम रहेगा, सेम प्रेशर। मतलब इसका है कि अगर मान लो कोई स्टेट ए से स्टेट बी पर कोई सिस्टम जा रहा है, ए से बी पर, तो ए पर प्रेशर सेम होगा लेकिन वॉल्यूम V1 और T1 हमने ले लिया। अब बी पर जा रहे हैं तो प्रेशर तो सेम है लेकिन यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है अलग अलग, V2 और T2। ध्यान से देखो, अगर कोई सिस्टम ए से बी जा रहा है तो याद रखिए क्या सेम होगा, केवल और केवल प्रेशर जो होगा वो सेम होगा और वॉल्यूम और टेम्परेचर अलग अलग होंगे। तो ये है डेफिनेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रोसेस एट विच प्रेशर इज सेम इज आइसोबारिक प्रोसेस। याद रखिएगा, बट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट। तो ये मैंने आइसोबारिक प्रोसेस का डेफिनेशन बताया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया इक्वेशन ऑफ स्टेट का, बी पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट में आपको एक बात ध्यान देना है, यहां अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मैंने लिख दिया इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, if pressure of process is constant, then volume of the system is directly proportional to टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि इफ प्रेशर ऑफ द प्रोसेस इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इसको हम बोलते क्या हैं, ये होता है चार्ल्स लॉ। याद रखिएगा चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ कहलाता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो आप कह सकते हो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि मैंने आपको लिखा था यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट।
आपने देखा इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, इक्वेशन ऑफ स्टेट देखो मैंने एक सिंपल तरीका बताया। अब आप कहोगे सर ये सब याद कैसे होंगे, तो याद रखो मैं एक फार्मूला लिख देता हूं जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV इक्वल टू NRT। अब ध्यान से देखो N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, P, V और T। अब जो कांस्टेंट होगा उसको, जो कांस्टेंट है उसको छोड़ के उसको हटा के प्रोपोर्शनल लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। अगर ये कांस्टेंट है तो V बराबर NR/P इंटू T। अब ध्यान से देखो ये पूरा कांस्टेंट है तो हम इसको हटा के प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब या तो इसको कह सकते हैं कि T इधर आ जाए तो V/T बराबर कांस्टेंट। तो अगर V/T बराबर कांस्टेंट है तो V1/T1 बराबर V2/T2। अब आप कहोगे सर इसमें तो हो गया, अब दूसरे वाले में जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वही तरीका लगाएंगे। यहाँ ध्यान दो PV इक्वल टू NRT, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम को इधर भेज दिया, P इक्वल टू NR/V इंटू T। ये देखो ये पूरा कांस्टेंट है, अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको हटा के प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसे ही तो आया था। तो ये आपको मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में आपने देखा। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है सी पॉइंट इंडिकेटर डायग्राम। एक ही ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर डायग्राम। अब आप कहोगे सर इंडिकेटर डायग्राम किसके किसके बीच ग्राफ होता है, तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। तो मैंने बना दिया यहाँ पर डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ बना दिया, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम। अब बताओ यहाँ क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। और आपको पहले ही बताया था मैंने, जो कांस्टेंट होता है उसके परपेंडिकुलर लाइन होता है। ध्यान से देखो ये लाइन जो हो गया वो हमारा इंडिकेटर डायग्राम हो गया। अब इसमें भी साइन लगा सकता है एरो का, तो यहाँ पे अगर ये साइन लगा दिया इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इसको कहते हैं कि आइसोबारिक एक्सपेंशन, इसको कहते हैं आइसोबारिक। ध्यान दीजिए अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है, तो लिख दिया मैंने आइसोबारिक एक्सपेंशन। और यही ग्राफ अगर दूसरा ग्राफ इस तरीके से बने, PV ग्राफ, और इसका साइन जो हो इस तरीके से दिख जाए, तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब आइसोबारिक कंप्रेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कंप्रेशन। आपने देखा कि इंडिकेटर डायग्राम में हम लोग कैसे साइन लगा के भी उसके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग वो सब कंसेप्ट ले सकते हैं कि आइसोबारिक एक्सपेंशन में क्या क्या कांस्टेंट होता है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। अब हम लोग उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देके हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है सी के बाद वो डी है, डी पॉइंट स्पेसिफिक हीट। डी पॉइंट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए CP से, उसे रिप्रेजेंट करते हैं CP से। और CP का जो फार्मूला होता है F/2 + 1 × R, ये फार्मूला हो गया। अब R यहाँ क्या है, गैस कांस्टेंट। जैसे पिछले में अभी आपने देखा था F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, R यहाँ पर जो वैल्यू होती है R की, वो भी मैं एक बार हीट में ही बता चुका हूँ। R की वैल्यू होती है, अगर SI में देखें तो SI में 2 होती, SI में 8.31 होती है और CGS में 2 होती है। इसकी वैल्यू R की वैल्यू, और इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पर जूल पर मोल केल्विन याद रखिए। इसी तरीके से यहाँ कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो R की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 और 7, लिनियर और नॉन लिनियर पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, लिख दिया मैंने। ई पॉइंट है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। यहां पे वर्क डन सिंपल होगा, डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W इक्वल टू
सिंपल P डेल्टा V। इसमें क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, इसलिए जो फार्मूला होगा वो डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V। तो ये वर्क डन हो गया। इसी तरीके से फ्लॉट का भी वही फार्मूला होगा, फ्लॉट में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फ्लॉट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फ्लॉट में भी कोई चेंजिंग नहीं है, फ्लॉट भी वैसे ही होगा, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हो गया आपका फ्लॉट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपने देखा आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है ये चीज़ क्लियर किया मैंने। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल नाम से भी पता चल रहा है, यहाँ लिख लिया मैंने, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। मतलब क्या सेम रहेगा यहाँ? टेम्परेचर जो होता है वो सेम होगा, मतलब सेम टेम्परेचर लिख दिया मैंने, सेम टेम्परेचर। ये आपका पहला पॉइंट हो गया डिफिनीशन, पहला हो गया डिफिनीशन। मैंने डिफिनीशन बता दिया आपको कि सेम टेम्परेचर होता है ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब सेम टेम्परेचर में कैसे हो सकता है? मान लो कोई सिस्टम A से B जा रहा है, A से B जा रहा है, तो यहाँ प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, बट टेम्परेचर सेम रहेगा, इसलिए T लिखा मैंने। वहाँ दूसरे सिस्टम में P2, V2 और T। ध्यान से देखो, यहाँ अगर A से B कोई सिस्टम जा रहा है तो वहाँ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है। तो अब बताओ नेक्स्ट जो पॉइंट होगा बी जो होगा वो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा। तो लिख दिया मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट में आपको ध्यान देना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालने का तरीका। अब पूरा डिफिनीशन लिख सकते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद रखिएगा इनवर्सली मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लिख दिया मैंने P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब आप कहोगे कि इसको कैसे सर निकालेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था PV बराबर nRT। क्या कांस्टेंट है? T, मतलब ये पूरा कांस्टेंट। तो PV बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। PV बराबर कांस्टेंट मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो आपने साफ साफ देखा कि यही है हमारा बॉयल्स लॉ, इसी का नाम है बॉयल्स लॉ। लिख दिया मैंने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपने देखा बॉयल्स लॉ में क्या कहता है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो PV और इक्वल टू कांस्टेंट। लिख दिया मैंने PV बराबर कांस्टेंट, और यही है हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसको हम लिख सकते हैं P1V1 बराबर P2 V2। ये हमारा बॉयल्स लॉ का इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या कहता है? तो याद रखिए यहाँ पर इंडिकेटर P और V के बीच ग्राफ देखना है, तो मैंने बनाया, आपको पता है P और V के बीच इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसका जो ग्राफ होगा ध्यान से देखिए इनवर्स रिलेशन वाला ग्राफ होगा। तो मैंने डायग्राम बनाया P और V और इसका ग्राफ इनवर्स वाला है, तो इस टाइप से होगा, इस टाइप से हमारा ग्राफ होगा। अगर मान लो इसमें साइन ऐसे दिख जाए तो समझ लो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और अगर यही ग्राफ इस टाइप से दिख जाए, इस टाइप से, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। इस तरीके से मैंने बताया आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे होता है। अब इंडिकेटर डायग्राम पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इस टाइप से 3 डायग्राम दे दिया, इस टाइप से 3 डायग्राम दे दिया।
और आपसे बोला कि ये T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पर और ये T3 टेम्परेचर पर ऐसा डायग्राम बना के PV ग्राफ दे दिया, और आपसे पूछा कि कौन सा करेक्ट है। जैसे ऑप्शन बना दिया कि T1 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T3, बी ऑप्शन T1 लेस दैन T2 लेस दैन T3, और तीसरा ऑप्शन है T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। तो याद रखिए जो जितना ऊपर होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो देखो सबसे ऊपर कौन है, T3, तो इसका आंसर जो होगा वो T3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद T2, उसके बाद T1। तो सबसे ज़्यादा T3, T2 फिर T1, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो ये इंडिकेटर डायग्राम पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने आपको डी पॉइंट की बात की। डी पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक हीट की पॉइंट था, स्पेसिफिक हीट। याद रखिए सब मैं एक जैसे पढ़ा रहा हूँ, एक जैसा बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्पेसिफिक हीट याद रखिए, स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा वो किस फार्मूले से निकलेगा, Q इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, Q इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। अब C की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q अपॉन एम डेल्टा टी। अब बताओ यहाँ क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर डेल्टा टी 0 है तो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो किसी भी चीज़ में डिवाइड करते हैं 0 से तो वो इन्फिनिटी आता है। तो याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन्फिनिटी होता है। तो ये डी पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम वर्क डन की बात करते हैं। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन, इसका जो देखो इसका जो फार्मूला होता है वर्क डन का वो थोड़ा सा लेंदी फार्मूला है, लेकिन अब इसमें हम लोग प्रूविंग तो करेंगे नहीं क्योंकि प्रूविंग अपने को सीखना है ही नहीं। तो वर्क डन का जो फार्मूला आएगा यहाँ पर वो मैं लिख देता हूँ आपको। फार्मूला है वर्क डन इक्वल टू, जब W इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि P1 V1 बराबर P2 V2, तो आप कह सकते हो कि V1 अपॉन V2 बराबर P2 अपॉन P1। तो यहाँ पर अगर हम इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा W इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ये फार्मूला आपका वर्क डन का आ गया। ये फार्मूला है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना आपको वर्क डन का फार्मूला। और नेक्स्ट है F पॉइंट। आपको पता है फ्लॉट की बात करते हैं हम। फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है यहाँ क्या कांस्टेंट होता है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। याद रखिए टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है उससे किसका रिलेशन होता है, इंटरनल एनर्जी का। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर घटता है अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर घटा तो डेल्टा यू निगेटिव। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर सेम है कांस्टेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमने लिख दिया यहाँ डेल्टा यू बराबर 0। और डेल्टा यू 0 है तो आप तुरंत निकाल सकते हो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब बताओ ये 0 है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। ये आपका आ गया, ये आपका फार्मूला आ गया फ्लॉट का। इस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का कुछ एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि कोई स्टेट चेंज हो, जैसे कोई लिक्विड कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है,
जैसे कि आइस अगर हमारा वाटर में चेंज होता है तो आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है जब तक कि पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, और अगर कोई वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है जब तक कि पूरा वाटर वेपर में चेंज ना हो जाए। तो कोई स्टेट चेंज जो होता है, स्टेट चेंज एक एग्जाम्पल हो गया, स्टेट चेंज इज एग्जाम्पल ऑफ, याद रखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टेट चेंज जो होगा वो एक एग्जाम्पल होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, लिख दिया मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस। याद रखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। अब इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है एडियाबेटिक प्रोसेस का? वो प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होता है। हीट ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखिएगा, डेल्टा क्यू जीरो होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ऐसा प्रोसेस कहलाता है क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप कहोगे इसमें सर आपने सभी में बताया कि सभी में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है और कुछ चेंज होता है। यहाँ हीट कांस्टेंट होता है। अगर एक स्टेट से हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, मान लो ए से बी पॉइंट पर जाते हैं, तो याद रखिए पी, वी और टी तीनों चेंज होगा। याद रखिए P1 V1 T1 और P2 V2 T2, मतलब तीनों चेंज होगा। और ए से बी अगर जाते हैं तो तीनों हमारा चेंज होगा। तो मैंने आपको बताया केवल क्या चेंज नहीं होगा? हीट ट्रांसफर जीरो होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा। ये डिफिनीशन है किसका? एडियाबेटिक प्रोसेस का। अब बी पॉइंट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट का। याद रखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट, सब हम लोग एक ही टाइप से पढ़ रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहता है? याद रखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। याद रखिए यहाँ पर हम लोग पॉइजन इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ हमने बताया आपको थोड़ा अलग होता है और वो इक्वेशन कहलाता है पॉइजन इक्वेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉइजन इक्वेशन की बात, इसमें पॉइजन इक्वेशन की बात होती है। पॉइजन इक्वेशन में ध्यान रखिएगा पॉइजन इक्वेशन क्या होता है। पॉइजन इक्वेशन मैं लिख देता हूं PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक टर्म आया गामा। गामा याद रखिएगा गामा जो होता है वो होता है CP/CV, और Cp की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले बताया था। Cv की वैल्यू जो बताया था दोनों यहाँ रखोगे तो गामा की जो वैल्यू आएगी 1 + 2/f आ जाएगा। इस तरीके से हमने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया PV का पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर कई बार एग्जाम में तो P और V में रिलेशन ना देके P और T का देता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें तीनों चेंज होता है। याद रखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है जो कांस्टेंट हो P, V और T में। तो याद रखिए इसमें तीनों चेंज होता है। तो हो सकता है PV में रिलेशन ना देके V और T में दे दे। मान लो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पॉइजन इक्वेशन बिटवीन V एंड T मैंने लिख दिया। अब देखो V और T में पॉइजन इक्वेशन निकालेंगे तो अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है? PV का पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? आइडियल गैस इक्वेशन जो कहता है याद रखिए PV = nRT। इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लो। कांस्टेंट n है, r है। मैंने क्या किया? nr तो कांस्टेंट है तो इसको हमने कर दिया PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब ध्यान से देखो क्या हमें चेंज करना है, क्या नहीं होना चाहिए? P नहीं होना चाहिए। तो P की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V हो जाएगा और ये वैल्यू उठा के इसमें हमने रख दिया। और जब हमने रखा तो ये आ गया आपको P के जगह पे T/V आ गया। V का पावर गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखिएगा इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये V ऊपर जाएगा तो T V का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। और ये हमारा पॉइजन इक्वेशन बिटवीन T एंड V आपका आ गया। इसी तरीके से
P और T के बीच भी दे सकता है, तो मैं उसके लिए मैं प्रूव ना करके डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, T का पावर गामा P का पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका हो गया पॉइजन इक्वेशन। तीनों में आपने देखा किसी एक को हटा के तीनों इक्वेशन आपका पॉइजन इक्वेशन हो सकता है। कौन कौन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका आया पॉइजन इक्वेशन PV का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, फिर आया, ध्यान से देखिए, फिर आया आपका TV का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, फिर T का पावर गामा P का पावर 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंडिकेटर डायग्राम। हमने बताया इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? C पॉइंट है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें भी आपने देखा PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसमें भी इन्वर्सली रिलेशन होगा। तो इन्वर्सली रिलेशन का ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से ग्राफ होगा सिंपल। इसमें भी इसी टाइप से ग्राफ PV होगा। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर डायग्राम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जो कि आपने देखा। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों में आइसोथर्मल में जो डायग्राम आया था उसका भी यही दिया था, यही फार्मूला, यही डायग्राम दिया था, और वैसा ही डायग्राम एडियाबेटिक में भी है। तो दोनों में अलग क्या है? तो लेकिन बस एक चीज़ ध्यान देना कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, लिख दिया मैंने, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल क्या होगा? तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका स्पेसिफिक हीट। D पॉइंट होगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होगी याद रखिए, स्पेसिफिक हीट C की वैल्यू यहाँ पर याद रखिए, जैसे कि फार्मूला होता है Q इक्वल टू CM डेल्टा T, और ये हकीकत में डेल्टा Q ही होता है, और ये ज़ीरो है तो C की वैल्यू भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये क्या है? ज़ीरो है। तो C की वैल्यू ज़ीरो होगा किसके लिए? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट। अब हम वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, E पॉइंट, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन जो होगा इसमें भी अगर हम प्रूविंग करेंगे तो एक पेज में प्रूविंग होगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं, याद रखिएगा। वर्क डन का जो डायरेक्ट फार्मूला होगा, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये मेन फार्मूला है वर्क डन का फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बताओ PV इक्वल टू होता है nRT, तो हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यू रख दें तो W इक्वल टू आ जाएगा nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, मतलब हो गया NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। ये हमारा फार्मूला आ गया किसका? वर्क डन का, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्लॉट के लिए। फ्लॉट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लॉट जो होता है, याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा Q बराबर है 0, तो मेन फार्मूला होता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब आपको साफ साफ दिख रहा है डेल्टा Q 0 है, तो यहाँ रख दोगे तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W। ये हमारा फ्लॉट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आ गया। इस तरीके से आपने देखा कि हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे हम लोगों ने सेम तरीके से सभी प्रोसेस के बारे में पढ़ा,
और सेम कंसेप्ट लगाया। अब एक चीज़ समझो आप कि जितने प्रोसेस हैं सबको एक तरीके से इसलिए पढ़ा मैंने कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको एकदम कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए, आप कोई भी क्वेश्चन इससे आपका छूटे ना। देखना अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, सबसे पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं थर्मोडायनामिक्स को समाप्त करूंगा, आपको सब क्लियर करवाऊंगा। याद रखिए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले करवाऊंगा, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि आज आप लोग अच्छे से पढ़ना, इसे पढ़ के नेक्स्ट क्लास में जैसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन देता जाऊंगा और करवाता जाऊंगा, बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा। याद रखिएगा इस तरीके से मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।